तो चलिए हम लोग आज एक बार फिर से क्या करते हैं, मैक्स मुलर के बारे में, यानी हम भारत से क्या सीखे इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, है ना। तो ये इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़कर क्या करेंगे कि इसको हम लोग देखेंगे, है ना। और इसमें जो है भाषा हम क्या सीखे, पहले इसको हम क्या पढ़ेंगे, मैक्स मुलर का जीवनी पढ़ेंगे कि कैसा मैक्स मुलर का जीवनी है, कैसा रहा, उतार चढ़ाव हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। देखिए ये मैक्स मुलर साहब, ये कौन है, मैक्स मुलर, इनका बूढ़ा वाला फोटो है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ, कौन सा है, डेसाउ, डेसाउ नहीं है, डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, यानी ये पहला बात है कि इनका पूरा नाम क्या है, मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या नाम है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर, समझे। तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था जी, मतलब 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था, जर्मनी के डेसाउ नामक स्थान में, यानी नगर में हुआ था, ठीक है। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिता, क्या नाम है उनका पिता का, विल्हेल्म मुलर नहीं रहे, यानी इनके पिताजी जो हैं, जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तभी इनका पिताजी का देहांत हो गया था और इनके पिताजी मर गए, है ना। बिना बाप का, एक मतलब ये क्या थे, बेटे थे, जो मतलब अपनी जीवनी को, यानी अपने आप को एक ऐसा माहौल में ढाले जो क्या है, जो आज इनका हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम जान रहे हैं और इनके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो हर परिस्थितियों में अपने आप को लड़ने के लिए भी मैक्स मुलर का जीवनी जो है वो हम लोग को सिखलाता है कि कैसे, मतलब ये बेचारे अपने जब 4 साल के थे तभी इनके पिताजी विल्हेल्म मुलर मर गए थे और उसके बाद भी ये अपने परिवार के साथ में रहकर अपना जीवन को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाकर फिर ये क्या किए, मतलब जी कि आज पूरे मतलब दुनिया में बोलो, पूरे दुनिया में बोल सकते हैं, या मतलब अपना नाम को ये आगे बढ़ाएं। और जिनके अगर इनका नाम आगे नहीं बढ़ता तो आज थोड़ी ना हम लोग इनका पढ़ पाते, है ना। तो अपने नाम को, अपने काम को ये आगे बढ़ाएं, ठीक है। फिर क्या कि पिता के निधन के बाद इनके परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय। अब बताइए, कोई के भी पिता हो, अगर उसके पिताजी, किसी भी आदमी का पिता हो, अगर उसके पिताजी मर जाते हैं तो किसी के घर में स्थिति जो होती है वो दयनीय हो जाती है। दयनीय मतलब क्या, तो वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, आर्थिक स्थिति साफ खराब हो जाता है, उसमें पैसा की कमी हो जाती है, पैसा लगता है बहुत, पैसा की कमी हो जाती है। और बहुत लोग जो होते हैं गांव समाज में वो पैसा मतलब देना भी नहीं चाहते हैं, है ना। तो यानी इनके पिताजी जब इनके मर गए तो क्या हुआ कि मतलब इनका घर परिवार में आर्थिक स्थिति, यानी पैसा का बहुत कमी होने लगा, है ना। फिर मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा, मतलब फिर भी क्या हुआ, इनका शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुआ। परिवार वाले भाई ठीक है, चलो भाई पढ़ो, है ना। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक, लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। यानी जब वे बचपन में ही, यानी भूख में लगभग 8, 9, 10 साल के थे, है ना, तो उसी समय ही क्या हो गया, मतलब ये संगीत और ग्रीक और लैटिन भाषा में पूरे मतलब निपुण, यानी अच्छी तरह से जान गए थे, तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे।
यानी बचपन में नहीं क्या करने लगे जी, लैटिन भाषा में कविता मतलब लिखने लगे। होंगे मतलब कब, कितना 12-13 साल के होंगे, ठीक है। 18 वर्ष की उम्र में कहां पर एडमिशन लिए थे जी, लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का आरंभ शुरू कर दिया। यानी जब ये 18 वर्ष के थे तब ये जो है ना लिपजिंग नामक विश्वविद्यालय में एडमिशन कराए। क्या पढ़ने के लिए, तो संस्कृत को पढ़ने के लिए, है ना। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्स मूलर कितने वर्ष में लिपजिंग विश्वविद्यालय में एडमिशन कराए, तो 18 वर्ष में। या ऐसे भी कह सकता है कि 18 वर्ष में लिपजिंग, 18 वर्ष में मैक्स मूलर कौन से विश्वविद्यालय में कराए, तो लिपजिंग में। कौन से भाषा को सीखने के लिए कराए थे, तो संस्कृत भाषा को सीखने के लिए, है ना। उन्होंने हितोपदेश, हितोपदेश क्या है, एक ग्रंथ है, क्या है, एक ग्रंथ है जिसको वो जो है, ये ग्रंथ जो है ये संस्कृत भाषा में था, संस्कृत भाषा में था, है ना। और इस संस्कृत भाषा को क्या किसमें कन्वर्ट किए थे, जर्मन भाषा में कन्वर्ट किए थे। कौन से भाषा में किए थे जी, जर्मनी वाला भाषा में ये करके, और वहां पे मतलब प्रकाशित किए थे, यानी इसको ट्रांसलेट किया, यानी इनका अनुवाद किए थे। इसी तरह समय, यानी इसी समय में एक कंठ और केन उपनिषद, कंठ और केन क्या है, उपनिषद। हितोपदेश क्या है, तो ग्रंथ है, ठीक है। कंठ और केन इत्यादि उपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किए। यानी कंठ और केन का भी क्या किए थे, जर्मन भाषा में मतलब वो ट्रांसलेट किए और अनुवाद किए और वहां पे प्रकाशित करवाए। अब आगे क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर उन थोड़े से पश्चात विद्वान में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वों को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। यानी यह जो है, इनको भी थोड़ा सा वैदिक तत्वों के बारे में जानकारी थी, है ना। इनको भी थोड़ा ना थोड़ा क्या था, वैदिक तत्वों के बारे में इनको जानकारी था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने तो इन्हें क्या कर दिया था, वेदांतियों का वेदांती कहा था। जैसे में हम ये बताएं मतलब जैसे में बताएं तो क्या है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है ना, यानी गुरु है। मान लीजिए एक ये गुरु है, इनके चेला ये हैं और इनके चेला ये हैं, ठीक है। मान लेते इसको मानते हैं राम, इसको मानते हैं मोहन, इसको मानते हैं सोहन, ठीक है। तो राम के गुरु कौन है, तो ये सोहन है। तो इसी प्रकार यहां बोला गया है कि वेदांतियों का वेदांती कौन है जी, मैक्स मूलर को। किसने बोला, ये कहा जाता है, क्वेश्चन आता है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा जी, तो स्वामी विवेकानंद कहे, ठीक है। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर था। यानी हम ये कह सकते हैं कि मैक्स मूलर का भारत के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था। यानी वो भारत के प्रति बहुत उनको मतलब ज्यादा लगाव था, है ना। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों के क्या है, चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया, है ना। यानी भारत के जो भारतीय हैं, उनके पूर्वज यानी प्राचीन काल वाले लोगों का, उनके बारे में वैदिक काल वाले लोगों के लिए ये क्या किए, उनके मन के भावों को, चिंतन को वो प्रकट किए, ठीक है। उनके प्रकांड पंडित से प्रभावित होकर, यानी इनके बारे में सुनकर, इनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे बात महारानी विक्टोरिया सुनी। और महारानी विक्टोरिया ने कब 1868 ईस्वी में उन्होंने अपने क्या है, ऑसबोर्न प्रसाद के रिंग तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषा की तुलना आदि विषयों पर व्याख्या देने के लिए आमंत्रित किया था। ऐसा पूछ सकते हैं कि मराठी मैक्स मूलर को आमंत्रित मतलब कौन किए थे, तो महारानी विक्टोरिया, है ना। कब किए थे, तो
68 ईस्वी में कहां पर बुलाए थे? तो उस बोन प्रसाद में बुलाए थे। क्यों बुलाए थे? तो वो ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषा को तुलना करने के लिए, यानी अंतर करने के लिए मतलब वहां बुलाए थे। समझे ना? तो फिर क्या कि देखिए, और उस भाषण को सुनकर महारानी विक्टोरिया इतनी मतलब खुश हुई, यानी इतनी प्रसन्न हुई महारानी विक्टोरिया, कि महारानी विक्टोरिया जो है ये मैक्समूलर को किसका उपाधि दे दिए जी? नाइट का उपाधि दे दिए। किसका उपाधि दिए थे? नाइट का उपाधि ये दिए थे, है ना? तो ये इतना महान, इतना बहुत है, यानी ये बहुत क्या थे जी? ये बहुत मतलब इतना अच्छा भाषण दिए, इतना अच्छा भाषण दिए कि महारानी विक्टोरिया खुश हो गई और खुश होकर नाइट का उपाधि दे दी है ना? लेकिन क्या हुआ? कहा जाता है कि बड़े बड़े लोगों को छोटे छोटे चीजों में मन नहीं भरता है ना? यानी बड़े बड़े लोगों को छोटे छोटे चीज मतलब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोले कि मतलब यह जो नाइट का उपाधि जो है इनको बहुत तुच्छ लगा, एकदम मतलब अच्छा नहीं लगा। तो क्या कर दिया? अस्वीकार कर दे कि ना भाई तो पढ़े लखे रहो, है ना? भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्समूलर 1800 कितना में जी? सॉरी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी का इनका बेचारा का निधन हो गया, है ना? जन्म कब लिए थे? तो 23 में जन्म लिए थे, है ना? और ये कब मर गया जी? 1900 ईस्वी में मर गए, है ना? तो लगभग कितना साल जी गए? 90 हो गया, 100, 20, 80, यानी लगभग 77 साल, है ना? 77 साल की उम्र में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। समझे? यानी फ्रेडरिक मैक्समूलर जो थे ये भारत के प्रति और संस्कृत के प्रति, यानी ये बोल सकते हैं कि मैक्समूलर भारत का भक्त थे। यानी उनको भारत में रहना, भारत के लोगों के साथ रहना, भारत के प्रति अनुराग, यानी उनका जो स्नेह था वो बहुत ही प्रबल था, ठीक है? और वो संस्कृत भाषा से बहुत ही लगाव उनका रहता था। अब है प्रस्तुत लेखन, यानी भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवाओं अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषण की श्रृंखला की एक कड़ी है। देखिए मैक्समूलर, ये जो हम लोग को पढ़ना है ना, भाषण क्या सीखे, ये जो है ये क्या है? जब इंग्लैंड में क्या था, एक सिविल सेवा यानी भारतीय सिविल सेवा हेतु जो चयनित व्यक्ति जो थे ना, उन लोगों के सामने क्या किए थे? मैक्समूलर जो है वो भाषण दिए थे, है ना? वही भाषण का यहाँ पर एक छोटा सा एक पाठ लिया गया है, कड़ी लिया गया है ना? भारत, देखो प्रथम भाषण का यह क्या है? अविकलन रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, यानी बोल सकते हैं कि संक्षिप्त है। अगर वो भाषण दिए हैं वो बहुत लंबा भाषण दिए हैं, है ना? 2 या 3 घंटा का अगर भाषण दिया जाए तो बहुत लंबा भाषण होता है। अब थोड़ी ना कोई छोटा मोटा विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। जब ये भाषण दे रहे होंगे तो बहुत ही मतलब अच्छा मतलब भाषण दे रहे होंगे और लगातार भाषण चल रहा होगा। उसी का ये क्या है? एक संक्षिप्त यानी छोटा सा एक पाठ है यहाँ पे, है ना? और देखो यह जो था ना, ये जो सिविल सेवा जो था, भारतीय सिविल सेवा ये तो चयनित जो युवा थे उनके सामने दे रहे थे, तो कोई मतलब क्या दे रहे थे? क्या वो हिंदी में दे रहे थे? नहीं, वो किस भाषा में दे रहे थे जी? जर्मन भाषा में दे रहे थे, है ना? और उसको हिंदी में यानी भाषांतर कौन किए थे? डॉक्टर भवानी त्रिवेदी, है ना? देखिए आयोग का नाम होता है द्विवेदी, आयोग का नाम होता है त्रिवेदी, आयोग का नाम होता है चतुर्वेदी, है ना? तो देखिए जो दो वेदों का मतलब जो दो वेदों को जानता होगा उसे क्या कहते हैं? द्विवेदी। जिसको क्या होता है? जो 3 वेदों को जानता होगा उसे क्या कहते हैं? त्रिवेदी कहते हैं, है ना? तो याद रखिएगा क्या है? यानी ये 3 वेदों का मतलब अध्ययन किए हैं, इसलिए क्या इनका नाम धर दिया गया? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, है ना? भाषण के
भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और क्या है विचलनता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुओं अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखता है और ग्रहण करती हुई आई है। यानी वो जो है बता रहे हैं कि प्राचीन काल जो भी प्राचीन काल में जो भी अच्छाई था जो कुछ बुराई था है ना, उन सब चीज के बारे में ये बताए हैं और ये कह रहे हैं कि भारत का सभ्यता जो है बहुत पुराना है और भारत की सभ्यताओं से पूरा विश्व जो है वो सीखता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, उनके लिए यह सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रशंसनीय है यानी प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशी अभिमान के विलोपन के इस दौर में भाषण के विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता संस्कृति ज्ञान साधना प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रमाणित ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकते हैं, है ना, यानी कर सकती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो ये प्रस्तुत पाठ है एकरा में से क्या होता है जी, यानी प्राकृतिक वैभव यानी हमारा पहले क्या वैभव था यानी प्राचीन सभ्यता क्या था, संस्कृति के बारे में हम लोग समझ सकते हैं, ज्ञान क्या था, यहाँ पे कितना वैभव यानी प्राकृतिक वैभव यहाँ पर कितना है ना, यानी हमारा इंडिया कितना मतलब सुंदर है, इन सब चीज के बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं इस चैप्टर में क्या करते, इतना क्या था मैक्स मुलर जी का जीवनी था, है ना। अब हम लोग चलते हैं कहां पे, हम भारत से क्या सीखे चैप्टर में। ये हम भारत से क्या सीखे यानी भारत से सीखने के लिए बोल रहे हैं, मैक्स मुलर बोल रहे हैं क्या हम भारत से सीखे हैं, क्या सीखना चाह रहे हैं, किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। मैक्स मुलर बोलते हैं कि सर्वविध संपदा क्या है संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, यदि मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताओ कि वह देश भारत है। यानी ये बोल रहे हैं मैक्स मुलर ने कि अगर हमसे कोई कहे कि इस भूमंडल का अवलोकन कीजिए, इस पूरे दुनिया का अवलोकन कीजिए और उसमें से बताइए हमें कि एक पूरा पृथ्वी का अवलोकन कीजिए और उसमें से बताइए कि यहाँ पे सबसे सुंदर देश और सबसे अच्छा देश कौन है, तो बोल रहे हैं क्या कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है ना, कौन सा देश है, वो देश है भारत, है ना। भारत जहां भूतल पर स्वर्ग की छटा निकलती है ना। भारत वैसा देश है जहां पर इसकी धरती पे क्या होता है जी, स्वर्ग दिखता है, स्वर्ग उतरा हुआ होता है ना। स्वर्ग कहने का मतलब क्या, स्वर्ग कहने का ये मतलब नहीं होता है कि कहीं पे अगर हम हैं या कहीं पे हम गए हैं, अगर हमारे घर में पूरा एसी कूलर फ्रिज पूरा है तो ये और घर में शांति ही नहीं है तो वो स्वर्ग का रूप में नहीं आता है। या हम लोग कहीं पे चल जाए स्वर्ग में ही चल जाएं, अगर हम तो स्वर्ग नहीं देखे हैं, है ना। बहुत लोग महात्मा लोग कुछ बोलते हैं, कुछ साधु लोग बोलते हैं कि स्वर्ग हम देखे हैं, स्वर्ग में गए हैं, या स्वर्ग को मतलब देखे भी होंगे, तो उन सब स्वर्ग को हम तो देखे नहीं है, लेकिन वो स्वर्ग भी है। अगर कहीं स्वर्ग होगा भी तो अगर वो स्वर्ग से अच्छा यहाँ पे स्वर्ग है, यानी भारत में स्वर्ग है, भारत के भूतल पे धरती पे स्वर्ग है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत में इतना वैचारिक लगाव और ये विभिन्नता होते हुए भी यहाँ पर एकता दिखती है। और यहाँ पे गाँव में जाओ, यहाँ के लोगों से बतियाओ तो लगता है कि मधुर वाणी यानी मीठी वाणी यहाँ से मतलब रस टपक रहा है ना। तो ये सब को कल्पना करते हुए मैक्स मुलर बोलते हैं कि भारत वह देश है जहां पे भूतल पे क्या निकलता है जी, स्वर्ग उतरता है ना। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क
के उत्कृष्टतम यानी आकर्षित करने वाला उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन के सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों की ऐसा समाधान ढूंढ निकाला है। प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोग के लिए भी वे मनन के योग्य है। तो मैं यहां भी भारत का ही नाम लूंगा। यानी बोल रहे हैं कि हम लोग जो हैं क्या मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टता यानी उत्कृष्टतम मतलब यानी आकर्षित करने वाला और सर्वप्रथम साक्षात्कार यानी देव साक्षात्कार किस देश ने किया है, यानी मानव मस्तिष्क का साक्षात्कार किस देश ने किया है, किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने का काम किया है ना, यानी उसका समाधान खोजने का काम किया है। हम लोग यूरोपियन लोग जो हैं पढ़ते हैं क्या प्लेटो के बारे में, कांट के बारे में। ये लोग भी है ना, ये लोग भी पहले भारत की सभ्यताओं को जाने हैं, भारत के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद ही क्या किए हैं वो बताए हैं। और इसके बारे में हमको बोला जाए कि अगर आप जो है किसके बारे में बोलेंगे तो इस बारे में यानी मस्तिष्क यानी अपने जीवन को जीवन के बड़ी समस्याओं को सुलझाने के में कौन सक्षम है, तो वहां भी हम किसका नाम लेंगे जी, भारत का नाम लेंगे। और यदि यूनानी, रोम और सम्मिट जाति की यहूदियों की विचार में ही सदा क्या है अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियन को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन अत्यंत क्या है अत्यंतम परिपूर्ण, अधिक स्वर्गनीय, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहे कि संपूर्णता मानवीय बन जाए और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म यानी शाश्वत यानी सुधर जाए। यानी बोल रहे हैं मैक्स मूलर यहाँ पे कि हम लोगों को किसके बारे में जानना चाहिए, यानी किसके बारे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए जो जिससे मेरे जीवन में क्या हो जाए, जिससे मेरे जीवन में सुलभ यानी हमारा जीवन सुधर जाए, यानी हमारा जीवन जो है मतलब सुधर जाए और मानव यानी मानवीयता रूप में आ जाए। और यही जन्म नहीं, अगला आने वाला जन्म भी मतलब क्या हो जाए जी, शाश्वत यानी सुधर जाए। तो हम वहां क्या कहेंगे कि भारत का ही मतलब वहां पे जो भी ग्रंथ है, संस्कृति है, उसके बारे में ही जानो। ये कौन कह रहे हैं, मैक्स मूलर कह रहे हैं। किसके सामने ये कह रहे हैं, यह जो है वो कह रहे हैं किसके सामने जी, क्या उसको बोलते हैं, भारतीय सिविल सेवा में जो चयनित हुए थे व्यक्ति यानी युवा लोग, उनके बारे में उनको ये सुना रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं। तो देखो फिर क्या बोले कि मैं फिर भी कहा नाम इसका नाम लूंगा, भारत का ही नाम लूंगा। जो आजकल के भारत में घूमकर आए हैं वो क्या जानते हैं, जो आजकल भारत में घूम के आते हैं तो खुद तक कलकत्ता, बंबई, मद्रास, चेन्नई सब घूम के आते हैं, है ना। लेकिन ये मैक्स मूलर कहते हैं कि यही सब खाली भारत का अंश नहीं है भाई, यही सब खाली थोड़ी अंश है ना। जबकि मेरा अधिकतम ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर मतलब ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत का दर्शन वही होता है ना। मैक्स मूलर का कहना है कि हम लोग जो हैं ज्यादातर जाते हैं या कोई यूरोपियन जाता है, कोई भी यूरोपियन जाता है तो ज्यादातर कहां से घूम के आता है, दिल्ली, पंजाब, मुंबई शहर में घुमा और वहां से निकल जाता है और कहते हैं क्या कि हम पूरे भारत को घूम के आए हैं। तो भारत जो है ओरिजिनली में शहरों में नहीं बसा करता है, भारत जो है ओरिजिनली में कहां बसता है जी, गांवों में बसता है, ग्रामीण एरिया में बसता है, गांवों के लोगों में बसता है भारत। भारत शहर में नहीं बसता है ना। क्यों नहीं बसता है शहरों में, क्योंकि वहां पे लोग जो हैं एक दूसरे से ज्यादा लगाव नहीं रखते हैं और ग्रामीण वासी जो है एक दूसरे से ज्यादा लगाव रखते हैं। क्यों, इनके यह जो है ग्रामीण वासी
एक दूसरे के साथ रहते हैं, सुख और दुख सभी में रहते हैं साथ। लेकिन जो शहर वाले लोग हैं वो जो हैं, अगर तुम्हारे यहाँ कोई दुख है तो अपने छत्ता पे चढ़ जाएंगे और चढ़कर सिर्फ खाली मतलब टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। लेकिन ग्राम वासियों में क्या है, ग्रामीण लोगों में क्या है, गांव के लोगों में क्या है कि जब तुम्हारे यहाँ दुख आएगा, चाहे जब हमारे यहाँ दुख आएगा, तो क्या होता है, सब लोग एक साथ हो जाता है, एक साथ आता है और संतावना देता है। उसके दुख में वो भी रोता है, जितना वो रोता है उतना वो भी रोता है। लेकिन ग्राम शहरों में वैसा बात नहीं होता है। इसलिए मैक्स मूलर कह रहे हैं कि सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए भारत का दर्शन करना है तो वहां के ग्रामीण ग्रामीण मतलब गांवों में जाओ, गांवों में घूमो और गांवों में देखो कैसा भारत है, और तब देखो कि वहां पे कितना मतलब सही में वास्तव में क्या है। वहां पे एक वहां क्या बोल सकते हैं उसको कि वहां पे गांवों में जब घूमोगे तो तुमको पता चलेगा कि भारत में सही में भूतल पे स्वर्ग की छटा निकलती है ना। 2-3 हजार वर्ष पुराने ही क्यों, आज भी भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए उतना ही वांछनीय, यानी वांछनीय मतलब क्या होता है जी, चाहने योग्य है ना। वांछनीय का मतलब क्या होता है, चाहने योग्य। यानी उतना ही चाहने योग्य है, केवल हमारे पास भारत को पहचान सकने की दृष्टि की आवश्यकता है। यानी देखिए भारत जो आज भी है ना, भले ये प्यार में, संस्कृति में, सब कुछ में आगे है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है जी, यहाँ पे भूखमरी भी होता है ना। यहाँ पे अगर किसी को रोग होता है, यानी जब 19वीं सदी के बारे में बात कर रहे हैं ये, है ना, अब तो बहुत सा चीज सुधर गया है ना, तो ये 19वीं सदी के बारे में बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं क्या कि यहाँ जब भारत में बहुत सारे समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम यूरोपियन चाहें तो ठीक कर सकते हैं। वहां पे कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, उन व्यवस्थाओं को लाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे ठीक कर सकते हैं। बस क्या है कि उस भारत को देखने के लिए हम लोग का नजरिया होना चाहिए, एक ऐसा नजरिया होना चाहिए, यानी हम लोग इंसानियत भाव से, यानी मानवता के भाव से अगर हम लोग उसको देखें, तब सच्चे अर्थों में हम पकड़ पाएंगे, हम लोग जान पाएंगे वहां की समस्याओं को, वहां के चीजों को, वहां की संस्कृति को, यानी सब चीज को हम क्या कर सकते हैं जी, जान पाएंगे। ठीक है। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ, यदि आपकी अभिरुचि की पैठ यानी पैठ मतलब होता है क्या, दाखिल, यानी क्या बोल रहा है कि अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है, तो यानी बोल रहा है कि आपका कोई, आप अगर कोई क्या बोल सकते हैं कि अगर आप कोई विशेष क्षेत्र में दाखिल देना चाहते हैं या रुचि आपका एक विशेष क्षेत्र में है, उसके विकास एवं पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यानी आपको कोई चीज में रुचि हो, कोई चीज में दाखिल देना चाहते हैं, कोई चीज में पैठ आप देना चाहते हैं, उन सभी चीजों में आपको भारत में एक अच्छा अवसर मिलेगा, है ना। क्योंकि 19वीं सदी में हमारा भारत था वो बहुत क्या था जी, बहुत एकदम दयनीय स्थिति में था। हम लोग का संस्कृति तो बहुत अच्छा था, है ना, लेकिन गरीबी और बहुत सारे भूखमरी, है ना, बीमारी, बहुत सारा हम लोग को यहाँ पर घेरे हुए था। आज भी कोई कमी नहीं है बीमारी का, है ना। और आज बहुत सारा प्रदूषण फैल गया है, बहुत सारा बीमारी हो चुका है, और आज 100 में से लगभग 80 या 90 आदमी क्या है, 80 या 90 का बोल सकते हैं, 90-95 कह सकते हैं कि बीमारी है ना। बीमारी जो होता है कोई एक प्रकार का नहीं होता है, मानसिक बीमारी होता है, शारीरिक बीमारी होता है। यहाँ आदमी शारीरिक बीमारी से न जूझे, लेकिन मानसिक बीमारी से यहाँ पे जरूर जूझता है आदमी, है ना। अगर देखिए अगर हम स्वस्थ का परिभाषा दें तो स्वस्थ का परिभाषा क्या देंगे कि जो मानसिक और शारीरिक और सामाजिक, आर्थिक, इन सभी चीजों से जो स्वस्थ है वही एक स्वच्छ व्यक्ति है। नहीं तो मान लीजिए कि हम अपने शारीरिक रूप से एकदम फिट हैं और मानसिक रूप से क्या है जी, बीमार हैं, कुछ सोच रहे हैं उल्टा सोच रहे हैं, है ना, कुछ अगर हम कर रहे हैं उल्टा कर रहे हैं,
अगर हम समाज में, जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज उल्टा कर रहा है या उस समाज में कुछ उल्टा हो रहा है तो हम लोग सामाजिक तौर पर बीमार हो गए। तो आजकल के आदमी जो हैं वो सबके सब बीमार हैं। अगर हो सकता है कोई मानसिक हो, कोई शारीरिक हो, तो कोई सामाजिक हो सकता है। तो ये ऐसा मतलब ये होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या देखें कि मतलब भारत को क्या चाहिए, पर्याप्त अवसर, यानी भारत में आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा, है ना। यानी आप जिस भी क्षेत्र में रुचि आप लोग अगर लेना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको क्या होगा, भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। ठीक है। यदि आपने बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो, जिनके बारे में आपने यहाँ श्रेष्ठतम विचार सोच विचार किया करते हैं, आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन यदि समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर जो क्षेत्र में अगर चाहते हैं, यानी श्रेष्ठतम विचार रखते हैं, है ना, उन सब क्षेत्र में आपको क्या होगा, खूब अवसर यहाँ पर मिलेगा, है ना। फिर क्या है यहाँ पर, यानी भारत प्रदेश में कोई मतलब क्या है, यानी निर्वासन यानी ज्ञान विज्ञान का मतलब कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। फिर क्या बोला कि यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से लेके आप पूरा श्रीलंका तक क्या है, भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यदि आप वनस्पति जगत में यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने में आप अगर रुचि रखते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जहां पर यहाँ पर हेकले है, क्या है जी, हेकले नहीं है, हर्षकेल है, क्या हकर्स, क्या है, हकर्स है ना। तो जो हकर्स जैसे वनस्पति वैज्ञानिकों का अनायास है ना ही अपनी ओर आकृष्ट यानी अपनी ओर क्या करता है, खींचता है ना। यानी भारत क्या है, एक तरह का फुलवारी है ना। यानी आप अगर वनस्पति जगत में आप अगर रुचि रखते हैं तो भारत एक क्या है जी, एक फुलवारी की तरह काम करेगा, है ना। और जहां पर हकर्स जैसे वैज्ञानिक आए और यहाँ पर क्या वनस्पति जगत में बहुत ज्यादा मतलब नाम कमाए, है ना, तो इनके जैसा भी आप क्या हो सकते हैं, यानी बिना प्रयास किए मतलब अपना पूरा नाम कमाए, है ना। तो यहाँ पे आप जो है भारत में आ सकते हैं और आकर क्या कर सकते हैं, उस पर अध्ययन कर सकते हैं। अगर भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो यहाँ से जाके जाइए भाई, यहाँ से हिमालय से लेके श्रीलंका तक करते रहिए, है ना। यदि आप रुचि जीव विज्ञान के अध्ययन में रखते हैं में है तो आपको ध्यान श्री हेकले की ओर अवश्य होगा। हेकले भी क्या है, एक वैज्ञानिक है जो इन दिनों भारत के क्या है, कांतारों की छानबीन है ना, कांतारों की क्या कर रहे हैं वो जी, छानबीन, समझे ना। कांतारों का मतलब क्या होता है, जंगल। छानबीन के साथ साथ समुद्री तट के मोती भी बीन रहे हैं, है ना। यानी यहाँ पर जो है जंगल है, फिर क्या समुद्री तट पर आप अगर जाइएगा तो वहां मोती उती है, सबको मतलब देख कर क्या कर सकते हैं जी, मतलब मोती में तो सितुहा जो होता है वहां पर जाके आप क्या कर सकते हैं, जीव जंतु में वहां पे आप रुचि ले सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा है। यदि आप निर्वंश विद्या यानी मानव शास्त्र, क्या जी, मानव शास्त्र, यानी आप जो है वो मानव शास्त्र में रुचि लेते हैं, किसमें लेते हैं रुचि, अगर मानव शास्त्र या मानव समाज, यहाँ क्या है, मानव समाज,
मानव समाज में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको जीता जागता है क्या मिलेगा? संग्रहालय मिलेगा। यानी भारत क्या है जी? एक मानव समाज के लिए यानी निर्वंश विद्या के लिए क्या है? एक जीता जागता सबूत है ना। यहाँ पे लोग मानव समाज में, यहाँ पर मानव समाज के लिए समझिए कि संग्रहालय यानी बहुत सारा मतलब चीज काम ये करता है। ठीक है, अब देखिए अब आगे, यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जर्नल क्या कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। यानी बोल रहे हैं कि किनको बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मैक्स मूलर बोल रहे हैं। किनको? जो भारतीय सिविल सेवा में जो चयनित हुए थे उन लोगों को बोल रहे हैं ये बात कि अगर आप पुरातत्व में, पुराने तत्वों में अगर आप रुचि रखते हैं तो आप जर्नल क्या है कनिंग का जो पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसको पढ़ लीजिए, है ना। तब आप भारत के बौद्ध सम्राट के द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय जैसे में कौन, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बिहार जो ध्वस्त हो चुके हैं उनको खोद कर यानी खोदने के लिए आपका फौरा आतुर हो जाएगा। यानी मतलब आप जो हो जाएंगे आतुर हो जाएंगे। आतुर कहने का मतलब क्या है कि यहां पर आप उतावले हो जाएंगे, है ना। यानी आप उतावले हो जाएंगे, उतावले हो जाएंगे, है ना। कि आपको लगेगा, कब लगे कि हम भी जाके वहां पे उसको खोदे और खोद कर क्या करें जी, वहां पर उसको हम लोग देखें, है ना। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडियन, सार्को, रोमन और मुस्लिम साक्ष्य सिक्के प्रचुर मतलब परिमाण में उपलब्ध होंगे। यानी यहाँ पर जो है, अगर देखिए यहाँ पे पहला बात क्या बताएं कि यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग क्या किए, यहाँ पे अपना मतलब राज्य किए, बहुत लोग आक्रमण किए, इंडिया पे आक्रमण हुआ, आक्रमण किए लोग, यहाँ के सब सीधे साधे लोग थे, वहां पे आए वो लोग आक्रमण करके अपना वहां राज्य बना लिए। यहाँ पे वो लोग सिक्का को चलाए और उस सब के सिक्का जो है भारत में आपको उपलब्ध मतलब मिलेगा। देखो ये क्या थे, जब वारेन हेस्टिंगस जो है वो क्या थे उस घड़ी के, वारेन हेस्टिंगस जो है ये क्या है, एक जर्नल है, क्या है जी, भारत के गवर्नल जर्नल है ना। ये वाराणसी के पास इनको 172 दारिश क्या मिला था जी, 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, है ना। कितने मिले थे? 172 दारिश मतलब मिले थे। और यह जो है अपने क्या यानी क्या है कि एक जर्नल है, यानी वारेन हेस्टिंग जो भारत के गवर्नर जनरल थे, ये वाराणसी में इनको 172 दारिश यानी सोने का सिक्का यानी मुद्रा यानी पैसा मिला था, है ना। मतलब एगो घड़ा एकदम पूरा एगो घड़ा था और घड़ा में भरा हुआ 172 वो मतलब सिक्का था उसमें, है ना, वो इनको मिला था। ठीक है, जब खुदाई हो रहा था तब वारेन हेस्टिंग्स जो थे अपने मालिक के प्रति, मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल या निर्देशक मंडल के सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम सबसे अच्छा दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिक के प्रति क्या साबित करना चाहता था, उदार, है ना। यानी अपने मालिक के प्रति वो क्या करना चाहता था जी, अपने आप को उदार बनाना चाहता था, है ना, कि अगर हम ये सोने के सिक्के अपने मालिक को दे देंगे तो हम एक उदार व्यक्ति कहलाएंगे, है ना। मेरी छवि जो है वो उदार व्यक्ति में आएगी, है ना। अपने आप को उदार व्यक्ति बनाने का मतलब ये प्रयास कर रहा था, यानी वो प्रमाण मतलब प्रमाणित कर देगा, है ना।
किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निर्देशक उनका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाए और उन्होंने मुद्राओं को क्या कर दिया जी, गला दिया, है ना। यानी क्या बोले कि यह जो है ना, जो ये वारेन हेस्टिंग जो थे, ये भेज दिए कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल के में, कि भाई वहां पे जाएगा, वो मालिक है हम लोग के, मालिक की वह भी जाएगा तो क्या समझेगा भाई वो सब, कि भाई चलो ये जो हमारा व्यक्ति है ये बहुत उदार नीति का है, ये बहुत उदार है, अपने मतलब कुछ नहीं रखता है, देश के प्रति इसका बहुत लगाव, मालिक के प्रति बहुत इसको लगाव है, उदार है ना। ये तो भेज दिया अपना बेचारा, लेकिन यहाँ पे वो बेवकूफ लोग जो थे वो लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या मतलब इसका 172 सिक्का का क्या मूल्य है, क्या मतलब उसका, वो लोग पकड़े में नहीं आया होगा, और नहीं पकड़ में आया तो क्या किया कि चलो भाई इसको गला उला दो, तो क्या कर दिया, इसको गला दिया लोग, है ना। वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो स्वर्ण मुद्रा नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्घटना भूत यानी दुर्घटना भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी ना होने दें। यानी बोल रहे हैं कि देखो, एगो उदार बनने के फेर में हलथिन, है ना, जब एगो उदार बनने के फेर में थे तो उनका क्या हुआ, वो वहां पे तो वो सोच के क्या भेजे कि चलो भाई ये सिक्का को वो लोग रखेंगे बढ़िया से, है ना, लेकिन क्या हुआ, वो सबको गला दिया। जब ये बेचारे पहुंचे इंग्लैंड में तब मालूम का प्रतीत हुआ कि भाई सब मुद्रा क्या हो गया, सब के सब नष्ट हो गया है, ठीक ना। तो आप अगर देखिए फिर बोल रहे हैं कि आप जो है ऐसा काम न करें भविष्य में तो ही ठीक रहेगा, है ना। अब देखिए भारत में दैत्य विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैत्य विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ता है उसके उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैत्य विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त होता है। यानी भारत में जो है वो क्या बोल सकते हैं, भारत में देवता यानी जो देवी देवता का जो है विज्ञान ना, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रचलित है, यानी देव विज्ञान, समझे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो देव विज्ञान कहने का मतलब है कि हम लोग को जो प्राचीन काल में जो है ना, वो लोग जो ऋषि मुनि जो थे वो सब नवो ग्रह के बारे में सब जानते थे, है ना, और बहुत सारे बारे में वो जानते थे। यानी देव विज्ञान कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देवी देवताओं जो है देवों का जो विज्ञान है ये यहाँ पर बहुत प्रचलित है, समझे। किंतु बावजूद इसके सच्चे देव विज्ञान इसके आधारशील मतलब रखी जा चुकी है कि इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखा कहां पे खाली मिल सकता है जी, यानी निर्मित होनी है, और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में सफल होता है वो अन्यत्र यानी वो और कहीं भी नहीं होगा, है ना। यानी देवी देवताओं का पूजा जो है वो ज्यादातर भारत में ही होता है और कहीं नहीं होता है ना। ज्यादातर अगर हम लोग देखें तो देवी देवताओं का पूजा कहां पे होता है, तो हमारे भारत में होता है ना, और कहीं भी होता है, कहीं भी हम लोग सुने बाई चांस एगो नेपाल है वो भी भारत का पहले हिस्सा था, एगो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं श्रीलंका, तो वो भी जो है वो मतलब क्या था, वो सब जो है हमारा भारत का पहले हिस्सा था, है ना। जो भी पहले भारत का हिस्सा था वो उसमें क्या है देवी देवताओं का वर्णन थोड़ा सा है, लेकिन जो नहीं जैसे अमेरिका हो गया और भी कुछ हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहां पर ज्यादा देवी देवताओं का पूजन नहीं होता है ना। तो ये जो देव विज्ञान जो है वो ज्यादातर यहाँ पे सही ढंग से अगर उसको उतारा जाए, निर्मित किया जाए तो भारत में ही हो सकता है और कहीं भी नहीं हो सकता है। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण क्या है नव जीवन का संचार हो चुका, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध यानी अनेक प्रकार के साधन मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्ण रूप से यानी पश्चिम की ओर आती ही रही है ना, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर आते रही है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतें दंत कथाओं के प्रमुख है, यानी नीति कथा का मतलब जो है ना कि यहां पर जो है बहुत सारा ऐसा मतलब जो क्या बोल सकते हैं इसको नीति
या जो नैतिक नैतिक सबक सिखाती है। नीति कथा का मतलब क्या, जो नैतिक सबक सिखलाती है, नैतिक सबक सिखलाती है, सिखलाती है। ठीक है, तो ये बोल रहे कि पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम से आती रही है ना। हमारे यहाँ प्रचलित कथा, जो दंत कथा मतलब क्या होता है, दंत कथा मतलब होता है कि जो मौखिक कथा है, जो हमारे परदादा हमको सुनाए, हमको फिर हम अपने बाल बच्चा को सुनाएंगे, वो फिर वो अपने सुनाएगा। तो ऐसा मौखिक कथा जो है वो हमेशा क्या हो रहता है जी, चलते रहता है ना। तो यहाँ पर क्या ये प्रमुख है, बोले यहाँ पे फिर से समझाते हैं कि हमारे यहाँ प्रचलित कथाएं, कहावतें, दंत कथाओं का मतलब क्या बताएं हम, कि जो भी मतलब यहाँ पे जैसे मौखिक कोई कथा है, मौखिक कथा है जो मतलब दादा सुना है, परदादा सुना है, जैसे करते 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 वो आगे चलता है, वो लिखित कथा नहीं रहता है ना। प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है ना। यानी हर एक धर्म में जो है वो कुछ न कुछ त्रुटियां हैं, और उसमें क्या होता है, प्रतीक्षा यानी सुधार करने की आवश्यकता होती है ना। उदाहरण के लिए देखिए, तो क्या बोल रहा है कि शेर की खाल में गधा की कहावत है ना। शेर के खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। तो चलिए, हम क्या देख रहे थे यहाँ पे, यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि शेर के उदाहरण के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं जी, शेर की खाल में गधा की कहावत है ना। शेर की खाल में गधा की कहावत एक जो है मतलब ही ले लेते। यह कहावत जो है पहले यूनान, यानी यूनान के प्रसिद्ध प्राचीनतम दार्शनिक वो प्लेटो थे के कटलिस में मिलती है। इनका जो कटलिस नामक वो किताब था है ना, उसी में क्या होता है, यह है मिलता है, समझे ना। तो ये कहावत जो है इनको में मिला। शेर की खाल के बारे में हम कहें तो क्या बोलेंगे कि शेर की खाल के बारे में बोले तो ये बोल सकते हैं कि हम जिस चीज की कल्पना कर रहे हैं या हम देख रहे हैं किसी और की बात बहुत ही अच्छा चीज है, लेकिन वास्तव में वैसा वो नहीं होता है ना। यानी हम जो चाह रहे हैं कि ये वो होगा आदमी, यानी बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा नहीं है ना। जैसे में हम हमारे यहाँ के आज बहुत सारे साधु लोग हैं, वो मतलब भगवान के यानी राम नाम लेकर, यानी भगवान का नाम लेकर क्या करते हैं जी, वो बहुत सारा मतलब अधर्म कुधर्म ये सब करते रहते हैं, है ना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, तो वही बात है यहाँ पे कि शेर के खाल में गधा, यानी बस वही है कि मतलब कुछ दिख रहा है और है कुछ और दिख रहा है कुछ और। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई है, और इस प्रकार हम न्योले चूहे से संबंधित उस नीति कथा को भी मतलब ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया, किंतु जो एक चूहे को दिखते ही तत्काल उसकी आकृष्टि हो गई थी, है ना। मतलब एक ऐसा सुंदरी से किया था कि चूहा को मतलब देखते होते वो आकर्षित हो गया था, है ना। तो ये कहावत भी जो है ये मतलब कहां से ली गई है, ये कहावत भी जो है कहा जाता है कि भारत से ही ली गई है। यह भी संस्कृत के एक कथा सर्वांग से मिलती जुलती है। यानी जो भी हम लोग पहले प्लेटो या कोई और दार्शनिक जो बोल रहे हैं, उन सब कथाओं या उन सभी बातों को हम लोग जब देख रहे हैं बनने से, तब क्या हो रहा है जी, वो संस्कृत से मिलता जुलता है यहाँ पे, है ना। किंतु यह प्रश्न उपलब्ध होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची, और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में क्या है अस्ट्रियस की कहानियों में स्थान कैसे पाई। यानी यह एक सवाल उठता है कि भाई ठीक है, वो कहानी यहाँ पे जो आज वो संस्कृत में है, संस्कृत में वो कथा सर्वांश यानी मिलता जुलता, क्यों मिलता जुलता है वो कथा, है ना। वो मतलब कैसे मतलब पहुंच गया वहां पे,
ये सब मतलब आज आगे प्रश्न उठता रहा है। इसी क्षेत्र में भी बहुत काम करना होगा, यानी इस क्षेत्र में बहुत काम करना होगा कि कैसे वो एक कथा यहां भी है और यही कथा उतना दूर यूरोप में भी है। इसका बात का पता लगाना बहुत जरूरी होगा। हमें इससे भी और अधिक प्रश्न यानी प्राचीन युग, प्रत्न युग का मतलब होता है प्राचीन युग में प्रवेश करना होगा। वहां भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी, है ना। यानी अनुरूपताएं मतलब समानता वहां पर मिलेगी आपको, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह जो है अनुरूपता जो है ना, ये आपको वहां पर मिलते रहेगी, समझे। तो क्या बोल रहा है कि जब हम प्राचीन काल में देखे तो पश्चिम का जो भारत तथा अनेक पश्चिम में की जो कथाएं हैं वो एक दूसरे से मतलब मिलती जुलती रहती है। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर, तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलेमन, यानी हम लोग यहाँ पे कहने का मतलब है ना इनका कि यह हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं हम लोग कि यह जो कथा है ये भारत का कथा, प्राचीन काल का कथा और प्राचीन जो दार्शनिक थे उन लोगों की कथाएं कैसे मिलता जुलता है। ये कथा इधर से उधर गया या उधर से इधर आया, यानी पश्चिम से पूर्व में गया या पूर्व से पश्चिम में आया, इसका हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं। लेकिन यह प्रमाणित हो चुका था कि सोलेमन के समय में भारत, सीरिया, फिलिस्तीन के मध्य आवागमन मतलब सुलभ, यानी आवागमन शुरू था। संस्कृत शब्द के आधारों पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि हाथी, दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि जिन वस्तु की ओफीर का मतलब होता है धन का स्थान, है ना, का निर्यात, यानी यह बात जो बाइबल में कही गई है, ये वस्तुएं भारत के सिवा और कहीं मिलती ही नहीं है। यहाँ पे यह जो वस्तु है ना, ये कहीं और से लाया ही नहीं जा सकता है, सिर्फ कहां पे, भारत के अलावा, है ना। यानी भारत के अलावा, यानी धन का निर्यात जो है वो भारत के अलावा कहीं से हो ही नहीं सकता है। यानी बाइबल में जो कहा गया है, बाइबल एक क्या है, बाइबल एक किताब है जो उन लोग का मतलब कैसे हम लोग का रामायण और ऋग्वेद सामवेद ग्रंथ है, उसी प्रकार से उन लोग का भी क्या है, ये किताब है ना। फिर क्या बोल रहा है यूरोपियन लोगों का, फिर क्या बोल रहा है कि मतलब यह जो भी इस चीज का मतलब निर्यात होता है, आवागमन होता है, ये सब जो है वो कहां, भारत के सिवा अन्य कोई और देश से मतलब लाया नहीं जा सकता है। और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत फारस की खाड़ी और लाल सागर, भूसागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। ये मान भी नहीं ले सकते हैं कि वो जो व्यापारी जो था हम लोग का भारत और विदेशों में, वो कभी बंद भी हो चुका था। यहाँ तक कि सहनाम के रचना काल यानी 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। यानी सहनाम के जो रचना काल है, उस रचना काल में भी भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। आप में से कईयों ने भाषाओं का भी मतलब भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। यानी भाषा का ही नहीं, यानी आप लोग जो है वो भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किए होंगे, है ना। अब कोई भी जो सिविल सेवा का जो दे रहा है, यानी जो सिविल सेवा भारतीय सिविल सेवा में आएगा, वो बिना भाषा विज्ञान का मतलब अध्ययन किए हुए थोड़ी ना आएगा। उस समय भी यहाँ पे हिंदी था, तो यहाँ हिंदी, तेलुगु, बहुत सारा भाषा यहाँ पे था, तो वो भाषा का ज्ञान रखेगा तो ना आएगा यहाँ पर, कि ऐसे मतलब आ जाएगा यहाँ पे आके आम चाव बकराम बोलेगा कि हेलो हाय है यू आर फाइन एंड, ऐसे थोड़ी ना बोल सकता है। अगर बोलेगा वो इंग्लिश बोला थोड़ी ना हम लोग यहाँ के देहाती लोग समझ पाते, इंडियन लोग समझ पाते,
हाँ, बहुत लोग समझते थे, बहुत लोग पढ़ाई किए अंग्रेजी का, वो समझते थे, लेकिन सब लोग थोड़ी ना, तो वही वहां से भाषा विज्ञान का मतलब वो भी अध्ययन किए थे। ठीक है, तो आप क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश आपको दिखाई देता है जहां केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों का विकास और क्षय से संबंधित भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? यानी बोल रहे हैं कि क्या आप लोग जब अध्ययन किए तो क्या भारत से कोई बड़ा देश मिला, या भारत से कोई अच्छा मिला, या भारत से कोई और भी और देश ऐसा मिला जहां पर व्याकरणात्मक तत्वों का अध्ययन आपको करने को मिला होगा? वहां आपको आर्य, द्रविड़, मुंडा जैसे अनेक भारतवासी जातियों का बोलचाल की भाषा का ही नहीं अपितु अनेक साथ यूनानी, पूची, हून, अरब, ईरानी, मुगल आक्रमणकारियों और विजेता की भाषाओं का सम्मिलित अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्या का अध्ययन सुयोग प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे खाली यही नहीं कि जो आर्य लोग हैं, है ना, द्रविड़ लोग हैं, उन्हीं या मुंडा लोग का ही नहीं है भाषा, यहाँ पे जो भी आक्रमण किए हैं इंडिया में वो सब लोगों का भी भाषा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और आपको अध्ययन करने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, फिर यदि आप विधि शास्त्र कानून के विद्यार्थी हैं तो अब देखिए, कानून के विद्यार्थी जो होता है वो बहुत ज्यादा पढ़ता है ना, और हर एक देश का या बहुत सारे देशों का मतलब कानून को पढ़ने का वो पढ़ता है, और इतिहास को पढ़ता है ना, अर्थशास्त्र को, राजनीति सब पढ़ता है वो, और पढ़कर तभी और वो तुलना करता है। जब उसको न्याय करना होता है तो वो तुलना करता है कि भाई मतलब कहाँ से मतलब है उसको सही डिसीजन हमें दे। तो भाषा जो विधि शास्त्र, जो कानून का व्यक्ति जो होता है, जो कानून का पढ़ाई करता है, वो एक क्या करता है, वो मतलब एक अच्छे ढंग से मतलब सब यानी सब चीज को यानी सही गलत यानी वो जो भी मतलब है नियम कानून जितना भी है वो सबको ये पढ़ता है ना। तो आपको विधि साहित्यकारों के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम, जर्मनी के ज्ञात क्या विधि शास्त्र के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी अनेक समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए धर्म सूत्र, समयाचारिक सूत्र ले लें। धर्म सूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे प्रवर्तित क्या है विधि ग्रंथ की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। मानव धर्म यानी क्या ये बोलता है, मानव धर्म सूत्र का मतलब है मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है कि पुस्तक है, ग्रंथ है, जो कि क्या करता है, वो भारत को मतलब है वो जो है ना एक पुस्तक है, और पुस्तक जो है वो कानून बदलाता है। चलिए, तो हम क्या देख रहे थे अभी कि धर्म सूत्र मानव शास्त्र जैसे प्रवर्ति विधि ग्रंथ की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। ये मानव धर्म सूत्र क्या है जी, ये धर्म सूत्र क्या है, एक किताब है, यानी मनुस्मृति जिससे बोल सकते हैं। तो मनुस्मृति क्या था, एगो हम जैसे कैसे आज हम लोग का संविधान है, उसी प्रकार का पहले एक संविधान था ये। यदि आप लोग को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंधित प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूप के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है, तो आप इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के में इसके प्रत्यक्ष दर्शन यानी अनायास सुयोग मतलब सुयोग अनायास आपको मिल सकता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको विधि शास्त्र यानी कानून के बारे में आप लोग को जानना है, तब क्या है ना कि आप जो है भारत के में जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत से आप समझ सकते हैं कि वहां का कैसा कानून था, कैसा वहां का विधि था, कैसा न्याय करने का वहां पे साधन था। इन सब चीजों के बारे में हम लोग ग्राम पंचायतों से समझ सकते हैं। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है।
यानी भारत जो है प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली को समझाने के लिए पंचायत प्रथा एक समझने और समझाने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत आसान क्षेत्र है, जिसको बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं, है ना। भारत में धर्म वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्या है, छिन्मय, क्या बोल रहा है, अपरिहार्य छिन्मय, अपरिहार्य छिन्मय के बारे में यहाँ पे जान रहा है। क्या है, अपरिहार्य का मतलब होता है अनिवार्य, क्या है कि अनिवार्य ही आप वहां पर इसको जान रहे होंगे, है ना। यानी प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, पारसी की जड़ क्या, जरधूष धर्म की क्या शरण स्थली है। यानी भारत जो है ना, ये ब्राह्मणों और वैदिक धर्म का क्या है जी, यह है कि भूमि है ना, जहां से बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ है और पारसियों का यह क्या है जी, शरण स्थल। यहाँ पे पारसी लोग जो है वो आके शरण यहाँ पर लिए हैं, है ना। आज भी यहाँ नित्य नए मतवाद प्रकट होते रहते हैं। आज भी भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे प्रतिदिन एक अलग अलग मतलब भावना, अलग अलग धर्म को बनाने के लिए यहाँ पे एक प्रतिदिन मतवाद यानी विचार उत्पन्न होते रहता है। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच बड़ा खड़ा पाएंगे। क्या बोले कि वहां आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो पुरातन तत्व विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं, विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंधित हो, उच्च शिक्षा से संबंधित हो, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास यानी यहाँ जाने की संबंधी कानून हो अथवा अन्य कानून मसला सीखने या सिखाने की योग्यता की बात हो, क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसे प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती है। यहाँ पे आप जो करना चाहते हैं उन सभी क्षेत्रों में आपको जो है यहाँ पे एक सर्वथा मतलब एक बहुत बड़ा प्रयोगशाला मिलेगा। आप यहाँ पे हर एक चीज पे प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करके आप वहां पे अपना नाम कमा सकते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ये मैक्स मूलर बोल रहे हैं, भारतीय सिविल सेवा वाले उन लोगों को। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा के अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनता, सहानुभूति और क्या है सदा सदा को जगाने वाले पाठ की प्रचुर परिमाण में पढ़ने को मिल सकता है। यानी देखिए, यानी बोल सकते हैं हम लोग ना, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत में जो है मालूम मानव हृदय की गहनता यानी सहानुभूति, यहाँ भारत के लोगों का दिल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है ना। किसी भी चीज का मतलब वो प्राचीन काल से ही क्षमा करते आ रहे हैं लोग, है ना। कोई अगर थोड़ा सा बुरा भी कर दे उसको क्षमा कर देते हैं लोग, है ना। तो यहाँ पे सहानुभूति भी यहाँ पर मतलब बहुत मतलब दर्शाता है ना। और जागने पाठ की प्रचुरता परिमाण को पढ़ने को भी आपको मिल सकता है। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्म रूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता है। यानी भारत का कोई भी क्षेत्र में ले लो, कोई भी क्षेत्र में हम लोग ले लें, भारत पहला स्थान पे आ सकता है। आ सकता नहीं है, आता है। कोई दूसरा स्थान पे ये नहीं आएगा, हर एक क्षेत्र में पहला स्थान पे आता है। अब उसके बाद क्या है कि मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र में आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न मान लें,
चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, दैवीय विज्ञान हो, है ना, दैत विज्ञान का हो, या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो, अथवा रीति रिवाज या परंपरा या प्राचीन कला शिल्प का हो, या पुरातत्व विज्ञान, इससे प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहें या न चाहें आपको भारत में शरण लेनी ही होगी, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेश प्रमाण क्या है, प्रामाणिक सामग्री का एक बहुत ही बड़ा भाग भारत और केवल भारत है ना। यानी आपको कोई भी क्षेत्र में आपको जानना हो, है ना, या आपको दर्शन के बारे में जानना हो, कानून के बारे में जानना हो, रीति रिवाज के बारे में जानना हो, या प्राचीन के शिल्प यानी शिल्प कलाओं के बारे में जानना हो, या यहाँ पे आपको क्या मानव इतिहास के बारे में जानना हो, तो आपको भारत का शरण लेना ही पड़ेगा। बिना भारत का शरण लिए हुए आपको कोई मतलब उपाय यहाँ पर नहीं दिखेगा, है ना। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्ययन यानी किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन या व्याख्या विवेचना कर ले, तो आप पाएंगे कि भारत हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले इतिहास के सब अध्ययन मिलकर यानी सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। यानी भारत का इतिहास इतना गौरवपूर्ण है, यानी भारत का इतिहास इतना बड़ा है, यानी भारत का इतिहास इतना महत्वपूर्ण है कि हम जो मैक्स मुलर बोल रहे हैं कि हम जो अपने कॉलेजों में पढ़ते हैं वो सब किताबों सब अध्यायों को मिला दे तो भी जो है वो भारत की सामना नहीं कर सकता है, भारत के इतिहास की बराबरी वो नहीं कर सकता है। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहता हूं, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा का चर्चा करूंगा जिसका नाम संस्कृत है। ये बोल रहे हैं कि हम साहित्य में नहीं जाएंगे, साहित्य की बात छोड़ो, साहित्य के बाद जाएंगे तो और लंबा जाएगा भाषण, लेकिन हम उस भाषा के बारे में जो संस्कृत भाषा है इस भाषा के बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे, है ना। तो मैक्स मुलर जो है ये क्या कर रहे हैं, अपना मतलब भारत के प्रति इनका बहुत स्नेह था और स्नेह को यहाँ पे मतलब वो प्रकट कर रहे थे। अब भारत पूछेंगे, अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान देंगे, है ना। संस्कृत में भाई क्या बात है कि हम उस पर ध्यान देंगे। कोई होता है ना कि हम आपको आप जो है हमको किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो क्या कोई महत्व तो होना चाहिए ना, महत्व रहेगा तब ना हमको आप उसके बारे में बताइएगा तो हम अच्छे सुन पाएंगे। अगर कोई इसके महत्व ही नहीं रहेगा तो क्या हम सुन पाएंगे, या कोई मतलब महत्व ही नहीं, उसका कोई मतलब कारण ही नहीं निकलेगा, या कोई उसका मतलब ही नहीं निकलेगा तो क्यों उसके बारे में जानेंगे। तो वो पूछ रहे थे, मतलब ये बोल रहे थे कि आप लोग हमसे ये पूछ सकते हैं, है ना। यानी तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वतिशायी क्यों है, यानी मतलब ये क्या बोल सकते हैं कि भारत का जो है संस्कृत जो है ना ये सर्वत्र है, यानी सभी जगहों पे, यानी बहुत ही बड़ा है ना। संस्कृत की सबसे यानी और बोल सकते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो बहुत ही पुराना भाषा है। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि इसकी प्राचीनता यानी संस्कृत क्या है, प्राचीन भाषा है, यानी प्राचीन भाषाओं में से एक है, समझें। यानी बोल सकते हैं कि संस्कृत का भाषा क्या है, एक प्राचीन भाषा है। पहला मापका तो इसका यही हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा में भी संस्कृत तथा काल पुराना यानी बोल सकते हैं कि क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। पहला महत्ता क्या बतलाएं कि संस्कृत प्राचीनतम है भाषा, और एक ग्रीक भाषा से भी मतलब एक पुराना भाषा है। जिस रूप में आज हम तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषा लोगों को सदियों से ज्ञात है और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा है कि इन दोनों भाषाओं में
कुछ ना कुछ समानता अवश्य है ना। यानी ग्रीक और लैटिन भाषा में इसको सदियों से लोग जान रहा है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ ना कुछ समानता तो जरूर है ना। यानी कुछ ना कुछ समानता यहाँ पर है, किंतु समस्या यह है कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। ठीक है, कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन की कुंजी मान लिया जाता था, और कभी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था, है ना। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि लैटिन को अगर लैटिन का शब्द कोई अगर फंसता था तो ग्रीक का हम लोग मतलब उपयोग करते थे, कि ग्रीक शब्द का उपयोग मतलब सहारा लेते थे, और जब ग्रीक में कोई फंसता था तो लैटिन शब्द का हम लोग परिभाषा लेते थे, है ना, यानी सहारा लेते थे। उसके बाद जबकि ग्रांथिक एंग्लो सेक्सन जैसी क्या है ट्यूटिकानी भाषा एंग्लो सेक्सन क्या है जी, एक भाषा है, ठीक ना। पुरानी क्या है कैलिक्ट तथा स्लावा भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा, है ना। यानी ये जितना भी भाषा हम अभी पढ़े, ग्रीक भाषा पढ़े या लैटिन भाषा पढ़े या एंग्लो सेक्सन भाषा पढ़े या गॉथिक भाषा पढ़े या स्लावा भाषा, ये सब में पारिवारिक संबंध कुछ न कुछ यहाँ पर आता है जरूर, किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आई, और यह समानता के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इसमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण से अनेक क्या है अहेतुकवाद उठ खड़े होते हैं। भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है, किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। इसी से भाषाओं का पारंपरिक संबंध भी अब स्पष्ट हो गया, यानी बोला कि वो सब जो भाषा जो था ना, ये सभी भाषाओं में क्या था जी, कुछ ना कुछ समानता देखने को तो मिल ही रहा था, लेकिन जैसे ही संस्कृत आया तो वहां पर क्या देखने को मिला, वहां पर एकदम सही प्रकाश पड़ा कि हाँ ये जो भाषा है ये कहीं अलग से है, और ये गर्मी मतलब वहां पे गर्मी का एहसास हुआ, है ना। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं का अग्रज का मतलब होता है, क्या बोल सकते हैं, ज्येष्ठ बोल सकते हैं, यानी बड़ा होता है। क्या होता है जी, बड़ा, है ना। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत भाषा जैसे ही आया तो नहीं होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम हैं, और वहां पे कोई जाकर वहां पे वो दमंग बैठ जाता है, तो वो लोगों को एहसास होता है कि ना हमसे भी बड़ा मतलब ये है। जैसे में हम लोग अगर लेते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं विद्युत चल रहा है कि चलता है, तो अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्या लेते हैं कि अगर हम लोग लेते हैं कि हम लोग बहुत सारे आदमी हैं बैठे हुए हैं, है ना, ओकरा में कोई कह रहा है कि हम महान है, और उसमें से वो सही में जो महान व्यक्ति है वो आकर वहां पे बैठा, तो सब लोग को लगता कि नहीं हमसे महान भाई वो है ना। या हम लोग देखे कि बहुत सारा भेड़िया जो था वो मतलब बोल रहा था कि हम बड़ा है, वहां पर वो शेर आ गया, तो शेर क्या कहेगा जी भाई, वो सीधे बोला कि भाई तुम लोगों से भी बड़ा कौन है, हम हैं। यानी क्या प्रतीत होगा, यानी सबसे बड़ा वहां कौन प्रतीत होगा जी, ओब्वियसली कि शेर पर जाएगा। उसी प्रकार यहां समझो कि यह जो संस्कृत भाषा है वो शेर की भांति काम कर रहा था। उसमें हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकती जो इस परिवार के किसी अन्य भाषा में सर्वथा बुला दी गई है ना। यदि आग के लिए संस्कृत में अग्नि और लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, आग को जी इग्निस बोलते हैं, एक ही शब्द मिल जाता है, तो हम निर्भांत रूप से इस निष्कर्ष पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से क्या अविभक्त आर्यो की अग्नि का ज्ञान हो चुका था। यानी आर्यो है यहाँ पे,
क्या है, आर्य। यानी आर्यों का क्या हो चुका था जी, अग्नि का ज्ञान हो चुका था, यानी अग्नि के बारे में वे लोग जानते थे, है ना। यानी देखिए लैटिन भाषा में, संस्कृत भाषा में आग को अग्नि कहते हैं और लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, एग्निस कहते हैं। फिर क्या बोला कि साथ ही क्या है, लिथुआनियस उग्निस, लिथुआनियस में क्या बोलते हैं आग को उग्निस, और क्या बोलते हैं स्कॉटिश भाषा में इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लावा या क्या है जी, ट्यूटानिक भाषा भी इस शब्द से परिचित थे। यानी आग शब्द से मतलब ये जो भाषा दिया गया है, ये शब्द जो है सब लोग परिचित थे, भले ही कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द क्यों न गढ़ लिया हो, है ना। अब जो है अग्नि के लिए हम लोग क्या बना लिए हैं, आग, आग के रूप में हम लोग जानते हैं इसको, है ना। अग्नि के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन ज्यादा उसका प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरे शब्द, दूसरे वस्तुओं के समान शब्द में शब्द भी मर मिट जाते हैं। बहुत सारा ऐसा शब्द है जो क्या हो चुका है जी, मर मिट गया, यानी वो अब नहीं मतलब यूज होता है। यह बात पाना सरल है कि यह बता पाना सरल है कि कोई शब्द किसी भी भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर हमेशा के लिए लुप्त हो जाता है ना। यानी कोई क्षेत्र में कोई भाषा जो होता है वो मतलब क्या करते रहता है जी, वो मतलब जन्मता है, यानी वहां पर चलते रहता है, और कोई भाषा जो होता है वहां पे क्या होता है, वो विलुप्त हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है ना। तो इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए, और इन सब चीजों के बारे में कौन बता रहे हैं, मैक्स मूलर बता रहे हैं, है ना। यह देखिए भाषण है, तो भाषण में वो जैसे भाषण दिए हैं उसी प्रकार से छोटा सा उसका एक अंश, छोटा सा कहीं कहीं से लिया गया है, ठीक ना। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दों में देखने होंगे। वहां हम पाएंगे कि संस्कृत में मूस, क्या बोल सकते हैं जी, मूस, यानी संस्कृत भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, मूस का यहाँ पर जिक्र करते हैं, मूस। यानी संस्कृत भाषा में क्या करते हैं, मूस, यानी चूहा को क्या बोलते हैं, मूस कहते हैं। ग्रीक में मूस, यहाँ बोलते हैं मूसा, यहाँ बोलते हैं मूस, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, लैटिन भाषा में मूस बोलते हैं। और इस क्या है, स्लावोनिक के भाषा में क्या बोलते हैं इसको, माइस, और पुरानी उच्च जर्मन में क्या बोलते हैं, मूस कहते हैं, है ना। तो देखिए ये सब समानता एक दूसरे से मिलती जुलती है ना। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथि कर्म के आधार पर ही कर सकते हैं। चूहा ज्ञात था और उसका नाम क्या था जी, आर्यों के यानी संस्कृत में मूस नाम था, है ना। मूसा नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य यानी कीट पतंगों से मतलब देखे तो उसको मतलब भुला ना सके, उसको मतलब पुकार के लिए वो मूस उन लोग का नाम रख दिए थे, या कोई घपला ना हो सके, है ना। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़कर या जोड़ बनाए गए क्या है जी, पिचकारी, यानी पिचकारी के चित्र। यानी देखो हम लोग जो हमारे इंडिया में जो है वो पुराने पत्थरों को जोड़ कर क्या होता है, चित्रकारी पहले किया जाता था, है ना। बहुत मतलब चित्रकारी ऐसा हम लोग देखेंगे अपने दीवारों पे, भारत के बहुत बड़े बड़े महलों में देखेंगे कि ऐसा हम लोग को वो दिखता है, यानी पत्थरों से बन के, यानी पत्थरों के द्वारा बना कर चित्रकला मतलब हमको देखने को मिलता है। वो कौन, मतलब आर्य समाज में लोग करते थे। विभाजन से पूर्व ही सभ्यता, संस्कृति, अवस्था कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतने ही क्यों नहीं, भारत, यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेष के आधार पर आर्यों के जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया वह भी उन लोगों के लिए अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन का उपलब्धि
थी, है ना। यानी यह जो है ना, ये बहुत मतलब संस्कृत जो बहुत पुराना भाषा में आता है। अब आपकी अंदाज, अब आप ही अंदाज लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं में एक समान मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितने पीछे हटना होगा। यानी वो बोल रहे हैं कि हमको कितना पीछे जाना होगा, कितना पीछे अध्ययन करना होगा, उसको पता लगाने के लिए कौन सबसे मतलब पुराना शब्द है, पुराना भाषा है। इस प्रकार हम सम्मिलित स्थल पर पहुंच पाएंगे जहां की हिंदू, ग्रीक, यूनान आदि भाषा क्या है, शांतिकालीन जाति एक दूसरे से पृथक हुई, और यह भी कि उस सुदूर अतीत से वह हमारी क्या है, आदि आर्य भाषा का एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन क्या है, परंपरा का प्रवाह के उतार चढ़ाव से 20 मंजन क्या है, 20 मंज कर चिकनी और स्पष्ट मतलब हो चुकी है। यानी बोल सकते हैं कि हमें उस भाषा में प्राकृतिक और प्रत्यय के योग से बनी हुई आस्मिक, ग्रीक एस्मिक, आस्मिक को ही संस्कृत में आस्मिक बोलते हैं और इसको एस्मिक बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है कि मैं हूं, है ना। यानी आस्मिक का मतलब क्या होता है, मैं हूं, और इसमिक का मतलब भी मैं हूं। यानी दोनों भाषा मतलब यहाँ पर मिलता जुलता है। जैसे भाव व्यक्त करने के लिए भला, किन्हीं दूसरी भाषाओं में यस्मिक जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहां मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता है या चढ़ता है, मैं जीता हूं, मैं उगता हूं, है ना, या उत्पन्न होता हूं, या मैं बदलता हूं जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु अस्मिक यानी मैं हूं, यह क्रिया को तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। यानी बोले कि यह जो क्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर मिल सकता है, आर्य भाषाओं में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये जो कहानी है बहुत लंबा है ना, ये सॉरी कहानी नहीं है, भाषण है। मैं इसे ही वास्तविक आर्यों में ऐतिहासिक मानता हूं। यानी मैं क्या करता हूं, इसे सही अर्थों में ऐतिहासिक मानता हूं, और एक ऐसा इतिहास है जो राज्य के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। एक भाषा बोलना मां के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मकता का परिचायक है। यानी एक ही भाषा, किसी देश में कोई एक ही भाषा बोला जाता है तो समझिए क्या वो मां के दूध पीने से भी वो ज्यादा मतलब बढ़कर एकात्मकता यानी एकता को दर्शाता है। और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन, एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठन है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी पढ़ न पाते, और भारत यदि हमें इस एक पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते, दूसरी कोई भी भाषा मतलब नहीं सिखा पाते। यानी हम इस संस्कृत भाषा से इतना सीख पाते, इतना सीख जाते कि और कोई दूसरा भाषा हमको सिखा नहीं पाता, है ना। संस्कृत भाषा और उसको साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक मतलब फैला हुआ है, और यूनान और रोम संपूर्ण साहित्य कहीं अधिक विशाल है। यानी बोल रहा है कि संस्कृत का भाषा जो है ये बहुत 3000 साल पुराना है, 3-4 हजार साल पुराना है, और उसके सामने ये क्या है, यूनान, और इससे कहीं बहुत अधिक विशाल ये भाषा है ना। कौन? संस्कृत वाला। मुझे उस दिन की भी याद है जब इनकी गर्मी की क्या बोल सकते हैं, जब इतनी गर्मी की थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था। यानी बोले कि हमको उस बात को भी याद है जो बहुत गर्मी था, है ना। तभी सांध्य कक्षा में हमारे मास्टर साहब आए
और मास्टर साहब भाषण में ये बतलाए थे कि लैटिन और जर्मनी भाषा से और रूसी भाषा से भी एक बहुत पुराना भाषा है जो कौन है जी, संस्कृत है। लेकिन हम समझ रहे थे क्या कि मास्टर साहब जो वो हल्के फुल्के अंदाज में है, मूड में है, मजाकिया रूप में है, ऐसे ही बोल दे रहे हैं। किंतु मास्टर साहब ने तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द सर्वनाम और समान धातु रूप श्यामपट्ट पर लिख दिखाएं, है ना। या बोल रहे हैं क्या कि हम तो सोच रहे थे कि ऐसे ही वो बोल रहे हैं, लेकिन वो जो है ना वो सही में वास्तव में वो लिख दिए। जब लिख दिए तो क्या है, मतलब हम लोग फिर सोचने विवश हो गए, है ना। तो अब हमारे सामने ऐसा तथ्य उपस्थित था जिसके आगे नतमस्तक होना पड़ा। यानी एक ऐसा शब्द लिखा था, यानी ऐसा चीज वो लिखे कि उस भाषा के सामने नतमस्तक होने पड़ा, यानी अपना सिर झुकाने पड़ा। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा ऐतिहासिक ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूं। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोपियन की धाराएं बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो गई है ना। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोपियन की धारणाएं भी बदल चुकी है ना, और बहुत विस्तृत हो चुकी है। आज हम जानने लगे हैं कि जैसा पहले समझा जाता था वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। यानी अब वो समझ गए हैं कि पहले जो बोला जाता था उससे हम क्या हैं जी, अब भिन्न हैं। ठीक है, कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप के अंग्रेजी मूल्य को सर्वथा भूल जाएं, और तब 2-3 हजार साल बाद उसको आकस्मिक मालूम हो कि यह जो 17वीं सदी में ये अंग्रेजी तो जो था वो हम लोग का जो भाषा था, है ना, उसका साहित्य विद्यमान था। अंग्रेजी भाषा में साहित्य, यानी बोल रहे हैं ना कि वो कल्पना कीजिए कि अमेरिका में अंग्रेजी है, अंग्रेजी बोला जाता है, और मान लीजिए कि एक बैग उथल पुथल भूकंप आया और आकर क्या हो गया जी, वहां का पूरा तहस नहस हो गया सब रहता। अब क्या हो कि मतलब उनसे यहाँ से 2-3 हजार साल पहले बाद में आकर अगर बोलेगा कोई, तब क्या बोलेगा कि वो क्या है जी, जो 17वीं सदी जो था वहां पे हमारा जो भाषा कैसा था जी, इंग्लिश बोला जाता था, इंग्लिश हमारा साहित्य था, है ना। वे आश्चर्यभूत होंगे और जाने कि बाप रे बाप उतना साल पुराना पहले भी हमारा सभ्यता था, है ना। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां फिर से साकार हो उठी है ना। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषा के लिए अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो तो सो बात भी नहीं है। यानी बोल रहा कि संस्कृत भाषा जो है हमारे लिए इतना भी, यानी बहुत छोटा सा भी काम किया तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ा बात है ना। इसके कोई बात नहीं है, इतना किया ना भाई। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर यानी जंगली, है ना, समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति भले गले लगाना ही नहीं सीखे, है ना। यानी बोल रहे हैं कि जंगली लोग हम लोग मानते थे, है ना जी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार नहीं थे, और हम लोग जो है वो जंगली लोगों को हम लोग मतलब गले नहीं लगाते थे, और उसमें हम बहुत सारा विभिन्नता को मतलब देखते थे। ठीक है, फिर क्या कि अपितु हम इसमें मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से प्रकट मतलब कर दिखाया है। यानी संस्कृत भाषा एक ऐसा है जो वास्तविक रूप से क्या कर दिया, उसको प्रकट किया है जो पहले नहीं पाया गया था, है ना। भाषा विज्ञान के द्वारा हमें अब तक जो निष्कर्ष मतलब निकाले हैं वे संस्कृत की
सहायता से बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते थे। यानी जो भी आज तक भाषा विज्ञान के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ये भाषा विज्ञान को हम लोग बिना संस्कृत की सहायता से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते थे। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रयत्न मानव को अपने पूर्व को अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चय कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहां से आरंभ की थी और उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहां पहुंचना है ना। तो हम लोग क्या जान रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे हम जा रहे थे कि इस मनुष्य में व्यापक, यानी हम लोग कहाँ मतलब जाना चाहते हैं, यानी कहाँ से आरंभ किए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है अपना रास्ता मतलब अपना सकते हैं, है ना। हम पूर्वज से आए हैं, है ना, यानी हम पूर्व से आए हैं, यानी हम कहाँ से आए हैं और कहाँ से नहीं आए हैं, इसके बारे में भी हमको और हमारा इतिहास पता चलता है। ठीक है, भले ही वह प्राच्य विद्या क्या है विरासत न भी हो, तो यह भी अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध यानी अनेक प्रकार के स्मृतियों से भरे अनेक पुराने घर की ओर जा रहे हैं, यानी घर की ओर जा रहे हैं। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आप दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसे ही अनुभव हो जैसा कि आज भारत से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को मतलब इस समय हुआ था। यानी एक इंग्लैंड के जो थे सर विलियम जोन्स थे, यह जो है ना ये कहाँ जा रहे थे, भारत में जा रहे थे। और भारत में जा रहे थे ना, तब क्या हुआ कि यह जो है मतलब ऐसे पहुंचे और समुद्री तट से जा रहे थे, ठीक ना। तो समाप्ति यानी बोल रहे थे समुद्र यात्रा की समाप्ति यानी क्षितिज के प्रकट होते ही भारत के तट का दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में, जिस भारत का यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही है। पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने है, फारस और ईरान हमारे बाईं ओर है। अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं जहाज के पीछे मतलब टकराती हैं। यानी यह जो है जाकर कहा हुए कि भारत के एकदम सामने एकदम खड़ा हो गए और इनको मतलब इर्द गिर्द में क्या था मतलब बाईं ओर फारस और ईरान था इनके, और वहां पे ठंडी हवाएं आ रहा था। तो बहुत इनको क्या लगा, बहुत एकदम अच्छा, एकदम बहुत ज्यादा मतलब अच्छा यहाँ पे इनको फील हो रहा था। फिर क्या कि एशिया के सुविस्तीर्णीय क्षेत्र में चारों ओर से घिरे ऐसे श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ, यानी बोले कि हमको बहुत यानी एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्र में हमको पाकर, इस रंगभूमि में पाकर हमको बहुत अच्छा फील हुआ। ये अनिवार्यनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की क्या धात्री है, आनंददायक क्या है ललित तथा उपयोग कलाओं की जननी है। ये से एक बढ़कर क्या है शासन शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि मानव प्रतिमा के उत्पादन के लिए अत्यंत गर्व क्षेत्र तथा धर्म, राज्य सरकारों, कानून, विधि, साहित्य, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोग के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है ना। यानी भारत जो है यानी एशिया जो है, यहाँ बहुत सारा ज्ञान विज्ञान, राज्य, कानून, साहित्य, सब बात जो है भाषा, रंग रूप सब में ये जो है मतलब ये सम्मानित रहा है ना।
मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी भी नहीं प्राप्त हो सकते हैं, है ना। यानी बोल रहे हैं कि हम भारत को बिना देखे हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम मतलब पूरा को मतलब देख लिए हैं। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने सर्वदासियों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था कि सूर्य क्या अपरांतर सागर में डूब रहा है, यानी जैसे ही बाद में आएंगे तो यहाँ पर देखने के अन्य समुद्र प्रतीत हुआ कि सूरज जो है कहाँ पे डूब रहा है जी, वो सागर में डूब रहा है ना। तो उनके पीछे इंग्लैंड के सुदूर स्मृतियों तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। यानी जैसे डूब रहा था तो लग रहा था इनको कि सही में आगे कौन है, आगे हमारे मतलब सम्राट मतलब खड़े हैं। अरब सागर के शीतल मंद समीर झोंके उन्हें झुला रहे थे। उनको लग रहा था कि वो समीर यानी जो हवा है हमको झुला रहा है, हमसे वो बातें कर रहा है, हमको वो झुला रहा है। ऐसे वो अपने मन में एक भावना उनके जग रहा था, वो मतलब एशिया वाला प्रांत में आने पर। ऐसे स्वप्रदेशी ही यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार यानी सपनों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविक रूप में परिणत कैसे किया जा सकता है। और जो बात स्थित आज 100 वर्ष पहले थी आज भी वैसी ही है। यूं कहें कि आज भी वैसी ही हो सकती है। यदि आप लोग चाहे तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं, है ना। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि, यहां पर क्या है, यद्यपि बोल रहा है कि आप लोग भी ऐसे काम बहुत सा कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप लोग भी यद्यपि सर विलियम जोन्स के क्या है कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है। तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदान में अब उसके लिए विजय करने के लिए कुछ शेष नहीं है। यानी भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ अभी भी लोग आकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यहाँ अभी भी आकर अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। यहाँ अभी भी आकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, है ना। यहाँ ये नहीं है कि अब निराश होने की जरूरत नहीं है कि सिंधु और गंगा के मैदान यहाँ पर क्या है विजय के लिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ आइए और आकर भारत का आनंद लीजिए। और भारत जो है वो वास्तविक रूप से कहां पर बसता है जी, ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, ना कि शहरी क्षेत्रों में। आज के लिए इतना ही, और आप लोग से अब क्या करते हैं जी, विदा लेते हैं, है ना। आज हमारा क्या हुआ कहानी ये जो है, अब आज नहीं, हम इसको 2 दिन से शूटिंग कर रहे थे, बार बार फोन गर्म हो जा रहा था, तो ये हीट के कारण अभी भी बार बार फोन को हम बार बार उधर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है वहां पे जाने का मकसद है कि बार बार फोन गर्म हो जा रहा है, जिसके कारण हमको कहानी मिथिन से रुक रुक के बनाना पड़ रहा है ना। तो ये तो समस्याएं हैं, समस्याओं से तो हम लोग जूझ ही रहे हैं, प्राचीन काल से ही जूझ रहे हैं। तो ये समस्या कितना बड़ा है ना। और हम लोग भारतीय जो हैं वो समस्याओं से ही जूझा करते हैं। वो उनको आसान काम जो है, आसान काम उनको अच्छा नहीं लगता है। यानी भारतीय, कोई भारतीय खास करके बिहारी, आसान काम तो उसको अच्छा लगता है नहीं है ना। जितने संकट, जितने ही कठिनाई और उनके रास्ते में आता है, उतना ही वो काम करना चाहते हैं। संकट यानी जितना भी कठिनाई वाला काम आए वही वो काम को करना चाहते हैं। और हम भी भारतीय हैं तो कठिनाइयों से थोड़ी भागे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।